हेलो स्टूडेंट। मैं दीपक मिश्रा एक बार फिर से नए लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूँ। अ, आज लेक्चर नंबर 5। आपको पता होगा, आपको ये अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आपके लिए लेक्चर नंबर 5 आ रहा है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो जैसा देख ले, पहले हमने क्या कर लिया था और आगे क्या होगा। ओपन। ये लेक्चर नंबर 4 हमने जो किया था उसमें हमने क्या किया था उसको एक बार देख लेते हैं। और ये लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था। उसमें मैं ये बता रहा था कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद यूनिट टॉपिक डिस्कस कर दिया मैंने। टाइप्स ऑफ यूनिट है वो डिस्कस कर चुका हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट हो चुका था। लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, प्रीफिक्सेस, डायमेंशन। यहाँ तक हो चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो चुका है। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मैं यूजेज ऑफ डायमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूजेज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इसको अब हम बैक कर लें। डोंट सेव, ठीक है। और हम लोग अब नया स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 ओपन, नहीं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट करूँगा मैं। ये स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग का क्या होगा आपको पता चल गया था। हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज की क्लास का एजेंडा रहेगा। जो 8 नंबर टॉपिक था, यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन में आज डिस्कस करूंगा। और साथ में हर एक लेक्चर के साथ आज का टॉपिक 1 नंबर होगा, यूजेज ऑफ डायमेंशन। और हर एक लेक्चर में 10 फिजिकल क्वांटिटी में मैं डिस्कस करता हूँ। 10 फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आज के लेक्चर में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या होगा। यूजेज ऑफ डायमेंशन और 10 फिजिकल क्वांटिटी, ये आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखें, यूजेज ऑफ डायमेंशन पहला आज का टॉपिक होगा। यूजेज ऑफ डायमेंशन, जो यूनिट एंड डायमेंशन का 8वां टॉपिक होगा, यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, हमने क्या पढ़ लिया। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया जो पहला टॉपिक था। नेक्स्ट हमने यूनिट पढ़ लिया जो कि सेकंड टॉपिक था। फिर आपको मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ यूनिट। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट। फिर हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस। फिर हमने पढ़ा था डायमेंशन। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। एक बार हम लोग कैप रिकैप कर लें क्या क्या हो चुका था हम लोगों का। ये ओपन। देख लें लेक्चर नंबर 4 में जो हमने किया था। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी हो चुका था, यूनिट हो चुका था, टाइप्स ऑफ यूनिट हो चुका था, सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं कर चुका हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट भी हो चुका है, प्रीफिक्सेज भी हो चुका है, डायमेंशन भी हो चुका है। और आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इसको हम डोंट सेव, ऑलरेडी सेव, इसलिए इसको सेव नहीं करूँगा। अब मैं ओपन करूँगा ये लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन। आज का लेक्चर होगा हम लोगों का किस टॉपिक पे, यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन, ये लेक्चर है। ये मैं यहाँ से हट गया वो चीज़ बता देता हूँ कि आज का टॉपिक में, आज के लेक्चर में होगा। अब पहला चीज़ डिस्कस करूँगा यूजेज ऑफ डायमेंशन। और फिर मैं डिस्कस करूँगा 10 फिजिकल क्वांटिटीज। 10 फिजिकल क्वांटिटीज,
देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा यूजेज ऑफ डायमेंशन। याद एक बार आप फिर से कर लें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन और 10 फिजिकल क्वांटिटी। देखिए अभी तक जितने लेक्चर मैंने यूनिट एंड डायमेंशन सीरीज में, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मैंने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किया, हर एक लेक्चर में मैंने, सॉरी यार, हर एक लेक्चर में मैंने हर एक लेक्चर में मैंने 10 फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया ही दिया है। 10 फिजिकल क्वांटिटी इसलिए देता हूँ कि आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते आप फिजिक्स में यूज होने वाले के सारे फिजिकल क्वांटिटीज का आपको ओवरव्यू हो जाए। उस फिजिकल क्वांटिटी का आप नाम जान ले, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जान ले, उसका यूनिट जान ले, डायमेंशन जान ले, स्केलर है, वेक्टर है, ये जान ले, तो आपके लिए बाकी फिजिक्स थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर का तो स्टार्ट करें। तो मैंने कहा कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो देखें, डायमेंशन के बेसिकली 3 यूजेज हैं। सेलेक्ट करें, 3 यूजेज आपको डायमेंशन को मिलेंगे। आपको डायमेंशन का 3 डायमेंशन भी कह लें या यूनिट कह लें, यूनिट या डायमेंशन के आपको 3 यूजेज आपको पढ़ना है। पहला होता है टू टू कन्वर्ट a physical quantity to convert a physical quantity from one system to another system. नेक्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल फॉर्मूला। और तीसरा होगा टू डिराइव अ न्यू फिजिकल फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, यूजेज ऑफ डायमेंशन में हम लोगों को 3, मैंने बताया कि डायमेंशन के 3 यूजेज आपको पढ़ने, आपको डायमेंशन के 3 यूजेज पढ़ने। पहला यूज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है। जैसे एसआई से सीजीएस में बदलना, या एसआई से एफपीएस में बदलना। और जैसे फोर्स का एसआई यूनिट जो है उसको फोर्स के सीजीएस यूनिट में बदलना, वर्क के एसआई को सीजीएस में बदलना, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट को एसआई से सीजीएस में बदलना। ऐसे कोई भी कन्वर्जन आपको यूनिट का करना होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आपको ये टॉपिक उसके लिए ये होगा। नेक्स्ट है, सेकेंड यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फार्मूला। कोई भी फार्मूला आपके सामने आया है या कोई फिजिकल एक्सप्रेशन आपके सामने आया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है आपके सामने, वो सही है कि गलत है, अगर इसको आपको चेक करना है। मैं साइड भी हो जाता हूँ, आप लोगों ने कहा था स्क्रीनशॉट आप ले लेते, तो मैं शेयर हो गया। आपके सामने कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, फिजिकल फार्मूला आ गया, कोई फिजिकल एक्सप्रेशन आ गया, वो फिजिकल एक्सप्रेशन सही है कि गलत है, उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिराइव अ न्यू फिजिकल फार्मूला। आप इस मेथड से, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के मेथड से आप कोई फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई फिजिक्स का फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, आप उसको डिराइव कर सकते हैं काफ़ी हद तक, वो मैं अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन में स्टूडेंट्स ये 3 यूजेज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और आज के लेक्चर में मैं इसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसी फिजिकल क्वांटिटी को टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैं कन्वर्ट करने का आपको सिखा रहा हूँ आज का लेक्चर में। आज यही होगा। आज के लेक्चर में केवल मैं इसी को रिकॉर्ड करूँगा, अगले लेक्चर में इसको और इसको इंक्लूड करूँगा। तो आज का लेक्चर में स्टूडेंट, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि
आज के लेक्चर में आप सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं। क्लियर हो गया? और उसके साथ 10 फिजिकल क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करें क्या? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला यूज था टू कन्वर्ट a physical quantity, to convert a unit of a physical quantity from one system to another system. Let's start. क्या कहा मैंने? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने को बदलना है। ठीक है, चलिए देखें, करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, एन यू, याद होगा, पहले लेक्चर में ही बताया था फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, एन यू। मैंने बताया था ये एक तरीके से फॉर्मूला भी हो जाएगा फिजिक्स में, आपके लिए पहला फॉर्मूला हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पे n कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा और u यूनिट होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लिखते हैं, उसमें मैंने एक स्टार मार्क भी कर दिया था, ये बार बार मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। स्टार मार्क इस बात के लिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता है, तो जिसका यूनिट नहीं होता उसके लिए तो आप u लिख ही नहीं सकते, तो जो नहीं है उसको छोड़ दें। ये मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ पहले ही लेक्चर में कि कुछ एक्सेप्शनल है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल n लिखेंगे, लेकिन अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा बच्चों? एन यू। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? एन यू से, जहाँ पे एन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट हो गया। एग्जाम्पल अब समझ चुके हैं, मास का 10 kg, लेंथ मीटर, तो मान लीजिए मास को आप लिख सकते हैं 10 kg, तो 10 नंबर हो गया, kg यूनिट हो गया। आप लेंथ के लिए लिखेंगे तो लेंथ के लिए हो जाएगा 5 मीटर, टाइम के लिए 10 सेकेंड। तो आप देखें, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मास, तो क्या लिखा आपने? 10 kg, तो यहाँ पे 10 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और kg यूनिट हो गया। आप लेंथ की बात करें, लेंथ 20 मीटर अगर मैं लिखता हूँ तो 20 लेंथ हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, m यूनिट हो गया मीटर। टाइम आप लिखें, टाइम आप क्या लिखते हैं टाइम के बारे में? 15 सेकेंड लिख देता हूँ, तो 15 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और सेकेंड उसका यूनिट हो गया। आप फोर्स का यूनिट मैंने आपको बताया हुआ, फोर्स आप लिख सकते हैं 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूमेरिकल वैल्यू और n उसका यूनिट हो गया। ठीक है, ये हो गया टू कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम का पहला पार्ट, कि आप फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? एन यू से लिखते हैं, और इसमें कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? एन यू से। ये बस एक अभी इंफॉर्मेशन दिया, ये अभी हो नहीं रहा है, अभी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले नेक्स्ट पेज में आ जाए। अब देखें, मान लीजिए जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया एन यू। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेंथ आपने बोला 1 मीटर, मीटर कौन से सिस्टम? मीटर जो है लेंथ का यूनिट तो है, मानते हैं मीटर लेंथ का यूनिट है, किस सिस्टम में है? आप इसको MKS सिस्टम भी बोल सकते हैं और SI में भी तो यही होता है, तो दोनों सिस्टम के हिसाब से बोल सकते हैं कि लेंथ का MKS सिस्टम मीटर हो गया, MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, और लेंथ का SI सिस्टम में यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। क्लियर हो गया? क्या कहा मैंने? लेंथ का MKS सिस्टम यूनिट क्या हो गया? मीटर, और लेंथ का SI सिस्टम में भी यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? मीटर। लेकिन अगर आप इसको ऐसे चेक करें, 1 मीटर इक्वल टू मैं 100 सेकेंड तो 100 सेंटीमीटर तो लिख सकता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बताएं?
तो आप यहाँ पे चेक करें, ये 100 1 इजकल टू 100 जैसा हो गया, 1 की जगह पे 100 आ गया और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ गया, और मैं इसको इक्वल भी कह रहा हूँ। मतलब 1 तो 100 के बराबर तो नहीं है, 100 के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन 1 के साथ अगर मीटर लगा दें तब, और 100 के साथ सेंटीमीटर लगा दें, तब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर हो जाता है। यानी कि अगर आप यूनिट बदल देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बदल जाता है, लेकिन मीनिंग सेंस सेम रहता है, सेंस सेम रहता है, सेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेम रह जाता है, मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेम रह जाता है। 1 मीटर, मीटर की जगह पे मैंने सेंटीमीटर कर दिया तो 100 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है सेंस है सेम रहा। एग्जाम्पल और आप देखें, आप बोलते हैं 3 kg, कोई इसको बोलेगा 3000 ग्राम। इसको चेक करें, क्या 3000 के बराबर है? क्या 3000 के बराबर है? क्या कतई नहीं बराबर है, ठीक है। लेकिन केजी को साथ और इधर ग्राम लगा दें तब ये बराबर हो जाता है, 3 kg 3000 ग्राम के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूनिट बदलते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग या सेंस नहीं बदलेगा, मीनिंग या सेंस नहीं बदलने जा रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला हम लोग और बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 हो गया या 3 हो गया, इसको एक फॉर्मूला के तौर पे मैं इसको लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या बना सकते हैं आप बताएं? ये 1 हो गया या 3 हो गया, एक नंबर है तो इसको मैं n1 से लिख लेता हूँ। ये मीटर हो गया या किलोग्राम है, यूनिट हो गया, तो इसकी जगह पे u1 लिख लेता हूँ। इधर की बात करें, 100 हो गया, 3000 हो गया, एक नंबर है तो इसको n2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इधर सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम हो गया, तो इसको मैं u2 से लिखता हूँ। तो बच्चों क्या एक फॉर्मूला बन गया? n1 u1 इजकल टू n2 u2, n1 u1 इजकल टू n2 u2। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदल देंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जाते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट आप बदल देते हैं, यूनिट बदलने का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाता है, n1 से n2 हो जाता है, n1 से क्या हो जाता है? n2 हो जाता है, n1 से n2 हो जाता है, यानी कि n1 u1 इजकल टू n2 u2। ये एक फॉर्मूला नया हो गया स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला हो गया? n1 u1 इजकल टू n2 u2। क्लियर हो गया? अगर आप उसको तीसरे सिस्टम में ले जाएं तो u3 यूनिट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा। इसको मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ। देखें, फिर से एक बार देखें यहाँ पे, अगर थोड़ा सा मैं इसको कुछ इरेज कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, एक किसी चीज़ को और समझाते हैं कि n1 u1 किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम यूनिट u1 है, उस सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है। अगर उसको आप दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे तो उसका यूनिट बदल जाएगा ओब्वियसली, तो उसका नंबर भी बदल जाएगा, n2 हो जाएगा। इसी फिजिकल क्वांटिटी को आप तीसरे सिस्टम में ले जाएंगे तो उसका यूनिट तीसरे सिस्टम में कुछ और हो जाएगा, u3 हो जाएगा, ये n3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन हर एक सिस्टम में यूनिट चाहे बदल दे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का सेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा। इसलिए हमने n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? इसका मतलब हो गया कि हम लोग सीधा यहाँ से लिख सकते हैं क्या? एन यू इजकल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब देखिए, n1 u1 इजकल टू n2 u2 इजकल टू n3 u3 इजकल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब n u का प्रोडक्ट जो है ना, n और u का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। एक सिस्टम में n1 u1, दूसरे सिस्टम में n2 u2, तीसरे सिस्टम में n3 u3, लेकिन सारा का वैल्यू सेम रहेगा। n u इजकल टू कांस्टेंट माना जा सकता है। माना क्या जाता है? होता ही होता है। अगले पेज पे आते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं। क्या क्या सीखा उसको थोड़ा नंबरिंग कर लें। फिजिकल क्वांटिटी से क्या क्या सीखा? इससे सीखा कि इसको NU से लिखते हैं। फिर हमने बी नंबर में पढ़ा n1 u1 इजकल टू n2 u2 इजकल टू n3 u3 सो ऑन। थर्ड नंबर पढ़ा हमने
कि एन यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, एन यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो एन और यू का जो प्रोडक्ट होगा एक सिस्टम से दूसरे प्रोडक्ट में कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। आप यहाँ से भी समझे, अगर U2 बड़ा है U1 से, U2 बड़ा है U1 से, कौन बड़ा है? U2 बड़ा है U1 से, तो N2 छोटा हो जाएगा N1 से। क्लियर? मतलब अगर ये U2 बड़ा होगा तो U1, U2 बड़ा होगा U1 से तो N1 बड़ा हो जाएगा N2 से। दोनों का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप U को बढ़ाएंगे, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में जाते हैं, ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहाँ पे U का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखिए मीटर बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर से, तो हम इधर से इधर गए तो यूनिट छोटा हो गया, यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने हिसाब से उसी हिसाब से बढ़ गया। देखें आप, 3 kg इजकल टू 3000 ग्राम। आप इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे केजी था, यहाँ ग्राम था, आपने यूनिट का वैल्यू कम कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। यूनिट कम हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। इसी का मतलब होता है एन यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, N1 U1 इजकल टू N2 U2, N3 U3 इजकल टू N3 U3, जितने भी सिस्टम होंगे। अच्छा, आप देखें तो मैं थोड़ा ग्राफ बनाता हूँ। एन यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, आपको बच्चों मैं पढ़ाऊँगा बेसिक मैथ, उसमें ग्राफ भी पढ़ाऊँगा। आपने पढ़ा होगा x इंटू वाई इजकल टू सी, अगर जानते होंगे तो ये एक इक्वेशन होता है, एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इंटू वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन है स्टूडेंट। और ये इक्वेशन कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं इधर ले लेता हूँ n और इधर ले लेता हूँ u, या इधर ले लूँ u, इधर ले लूँ n, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन ग्राफ ऐसा बनता है। ये डिटेल से जाऊंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बनता है और थर्ड में भी बनता है। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो, कांस्टेंट नेगेटिव हो तो सेकंड और फोर्थ में बनता है। लेकिन क्योंकि अभी मैं उस टॉपिक में जा ही नहीं रहा हूँ तो उसकी बात नहीं करूँगा, अभी हम ग्राफ में नहीं हैं, अभी हम यहीं पर रुके। तो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि यूनिट पॉजिटिव ही होता है हमेशा, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव लेना होगा। तो यहाँ पे देखें क्या होगा कि एन और यू, तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एन इंटू यू इजकल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ आप बनाएंगे तो यू और एन का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये क्या बताया कि अगर आप नीचे आते हैं तो यूनिट का वैल्यू छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है। अगर आप इधर से इधर आएंगे तो नंबर का वैल्यू कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यूनिट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर दिया। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर दिया, एक बार फिर से बैक कर। ये हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन, जिसमें पहला था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे वो हमने यहाँ पे सीख लिया। क्लियर हो गया? और ये सब मैं अगले लेक्चर में करूँगा आपके लिए। और साथ में आज बताया था कि 10 फिजिकल क्वांटिटी भी कराऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 10 फिजिकल क्वांटिटी कर लें। और आपको याद होगा 10 फिजिकल क्वांटिटी में 30 तक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 30 फिजिकल क्वांटिटी ऑलरेडी हो चुका है। अब 31 से आगे बढ़ते हैं। क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को स्टूडेंट हम लोग एटा से लिखते हैं। मैं थोड़ा कलर बदल के देखूँ, कोई अच्छा सा और कलर इस पर चेक करते हैं ये कैसा होगा। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं? एटा से। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? इसको हम लोग रीड करेंगे एटा। ठीक है, लैटिन अल्फ़ाबेट है एटा। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका यूनिट आपको निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट निकालना है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो वन फॉर्मूला रिलेटेड टू दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो एटा से रिलेटेड फॉर्मूला होगा एफ इजिकल टू 6 पाई एटा आर वी। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंड फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में ये सब चीज़ें फॉर्मूला आएगा। ठीक है, एफ इजिकल टू 6 पाई एटा आर वी।
एफ एक फोर्स होता है, विस्कस फोर्स बोलते हैं, उस समय डिस्कस करेंगे। 6 तो नंबर हो गया, पाई भी नंबर हो गया, एटा आप समझ गए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर हो गया इफेक्टिव रेडियस और वी हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो एक काम करते हैं, इसको मैं पर सेकेंड स्क्वायर को नीचे लिख देता हूँ, सॉरी अंडू पहले कर लो। के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 6 और पाई नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा बच्चों, आपको पता होगा 6 और पाई नंबर है, तो नंबर्स आर नॉट, नंबर्स हैव नो यूनिट। एटा का तो यूनिट आपको निकालना है, तो मैं एटा लिख लेता हूँ। एटा का यूनिट लिख रहे हैं तो इसलिए पहले इसको हटाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन के लिए यूज करते हैं, एटा के लिए मैं ऐसा ब्रैकेट देता हूँ। और आर हो गया रेडियस, इफेक्टिव रेडियस, तो ये मीटर हो गया, ये वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट एटा इजकल टू क्या हो जाएगा, के जी पर सेकेंड, तो यहाँ पे है ये नीचे में एक सेकेंड बचा, और ये मीटर भी यहाँ पे आ गया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, एटा का यूनिट क्या हो जाएगा, के जी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन अगर हम लोग लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ml-1t-1। ये हो गया पहला फिजिकल क्वांटिटी आज का 31 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड फॉर्मूला अगर हम एक देखें तो फोर्स इजकल टू के एक्स, ठीक दिख रहा है क्या, चले दिखता है, एफ इजकल टू के एक्स। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स बाय एक्स। तो के का यूनिट लिख लें, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और के का एक्स का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर भी इसका यूनिट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर भी इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक और यूनिट होगा स्टूडेंट्स, न्यूटन का क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो के जी पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल जीरो, क्योंकि मीटर तो है नहीं, और टाइम के लिए सेकेंड, t-2। क्लियर स्टूडेंट 32। उसके बाद आप हम लोग आएंगे 33 नंबर में, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को टी से लिखते हैं, तो फोर्स इजकल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, ये भी हम लोग फ्लूइड्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से टेंशन इजकल टू देखें क्या हो जाएगा, फोर्स बाय लेंथ। टेंशन का यूनिट बताएं, फोर्स का कितना होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर तो कैंसिल हो गया। तो सरफेस टेंशन का यूनिट बताएं स्टूडेंट्स, केजी, एक तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर, और दूसरा हो गया केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल जीरो t-2, ठीक है। ये आपका हो गया सरफेस टेंशन का यूनिट। और आप देखेंगे इससे पहले जो हमने किया था, सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम यूनिट होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग देखने भी वाले हैं, और उसको अपने को याद भी रखना होता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि विच अमंग देम आर द सेम, हैव द सेम यूनिट्स, ऐसा कुछ पेयर ढूंढना होता है, या इसका फिजिकल क्वांटिटी का चार ऑप्शन में से कौन से किसके बराबर होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, Q इक्वल टू एच इंटू टी। जहाँ पे ये तो हीट हो गया, Q H को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और T को बोलते हैं T टेम्परेचर हो गया। H इजकल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, Q बाय T। H का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हीट है तो जूल, और टाइम का, ये टेम्परेचर का, तो जूल पर केल्विन। देखिए इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा। Q का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला H इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, तो H इजकल टू Q बाय डेल्टा टी, H इजकल टू जूल बाय केल्विन। ये हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है, जूल पर केल्विन। इसका यूनिट देख लें, जूल का के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर, और नीचे में केल्विन है, तो केल्विन को ऊपर ले जाएंगे तो पर केल्विन, ये इसका यूनिट हो गया स्टूडेंट्स।
डायमेंशन भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो ml² T-2 K-1। क्लियर हो गया हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कि हम लोग एस से लिखते हैं। देखें Q इजकल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। एस इजकल टू कितना हो जाएगा, Q बाय एम इंटू डेल्टा टी। देखें नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हम लोग हीट वाले चैप्टर में, Q इजकल टू एम एस डेल्टा टी, तो एस इजकल टू Q बाई एम डेल्टा टी। यूनिट देखें Q का क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केजी और पर केल्विन। एस इजकल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा, केजी से केजी को कैंसिल करें, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। इसका डायमेंशन हो जाएगा L² T-2 K-1। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, आर जहाँ पे हाइट होता है उसके लिए यूज करते हैं। मैं इसको एच ही कर देता हूँ, डेल्टा वी बाई डेल्टा एच लिख लें, डेप्थ देख लें। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली रिवर में होता है, जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है। तो पानी का जो स्पीड वेलोसिटी है, मूवमेंट है, वो टॉप टू बॉटम नदी में ऊपर लेयर से नीचे लेयर तक कांस्टेंट नहीं रहता है, अलग अलग होता है। सबसे नीचे लेयर में सबसे कम स्पीड रहता है पानी का, जो ग्राउंड पानी का वो लेयर जो ग्राउंड को टच करता है वहाँ पे स्पीड सबसे कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये स्पीड का चेंज और वो डेप्थ जो होता है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसके यूनिट को देखें हम लोग, वेलोसिटी का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, और हाइट का या डेप्थ का मीटर, तो क्या हो जाएगा पर सेकेंड। इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m0 L0 T-1। ठीक है। अब इसको आप चेक करेंगे तो इसका जो यूनिट है ये किसके बराबर हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपने देखा होगा, मैंने कराया हुआ था शायद 19 या 20 नंबर पे, 20 नंबर पे फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के यूनिट को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। हर्ट्ज बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे, हर्ट्ज यूनिट। और सेकेंड माइनस तो भाई किसी के लिए यूज हो सकता है, जिसका भी हो सकता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट सेकेंड माइनस सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी का भी सेकेंड इनवर्स होता है। क्लियर हो गया। 36 नेक्स्ट कौन सा है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। फिर से एक फॉर्मूला आ गया हीट का। हीट में आपने पढ़ना है, आप पढ़ेंगे के ए डेल्टा थीटा इंटू टी बाई एल। क्योंकि मैं वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए फॉर्मूला के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप उसमें पढ़ेंगे हीट में ट्रांसफर ऑफ हीट, तो उसमें आप पढ़ेंगे कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में क्या होता है, एक कंडक्टर से आप अगर हीट टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के छोर पे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा ठीक कर देते हैं, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा इधर का कम, तो हीट का फ्लो होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू टी बाई एल। क्लियर हो गया। यहाँ पे K को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट आपको निकालना है। तो देखें तो K को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, देखें Q इंटू एल बाई ए डेल्टा थीटा इंटू टी। तो K का यूनिट बताएं, हीट का क्या होगा, जूल। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए जूल। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा का केल्विन और टाइम का सेकेंड। तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड इसका एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, जूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे में मीटर पर, नीचे केल्विन और सेकेंड। इसको आप कैंसिल करके जो आएगा तो के जी, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर, 1 सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो S-3 और K-1। तो K का डायमेंशन कितना हो जाएगा, M L T-3 K-1। ये इसका K का डायमेंशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूनिट भी हो गया जूल पर मीटर पर किलो पर केल्विन पर सेकेंड, ये केल्विन है, जूल पर मीटर पर केल्विन सेकेंड क्योंकि टेम्परेचर है ना, और यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब पर केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम लोग ई से लिखेंगे, फिर ग्रेविटेशनल चैप्टर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज़ मैंने बोला था कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरे फिजिक्स का लगभग 10 to 15% ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। देखिए, आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जो यूज होता है उसके बारे में भी आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। जहाँ पे ये फोर्स हो गया, ये मास हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? न्यूटन पर केजी। इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से केजी और केजी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो ईज कल टू कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन देख लें क्या हो जाएगा? m0 L t-2। अब चेक करें ये एक्सेलरेशन का ही यूनिट होता है कि नहीं होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट और ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट सेम होता है, यानी कि इसको दिमाग में रखें, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट 39 नंबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम लोग वी से लिखेंगे फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वी। यहाँ पे यू पोटेंशियल एनर्जी है, एम मास है और वी पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वी के बारे में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बाय मास। तो वी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। ये कुछ आ गया, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो V का यूनिट देखें, जूल। जूल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और केजी। तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो V का एक यूनिट ये भी ध्यान रखें, जूल पर केजी, जूल। और दूसरा यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से केजी केजी कैंसिल हो गया तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 L² t-2। चेक करें ये किसका बराबर होता है? ग्रेविटेशन फील्ड का यूनिट किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ही आ जाएगा ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो यूनिट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखें, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है लास्ट, चार्ज। आज का लास्ट फिजिकल क्वांटिटी चार्ज। अब हम लोग स्टूडेंट्स 12th के फिजिकल क्वांटिटी में आ गए हैं। 39 फिजिकल क्वांटिटी जो अभी तक डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं 11th में ही पढ़ना है किसी न किसी चैप्टर में। 12th का चैप्टर का पहला फिजिकल क्वांटिटी क्यू, चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करेंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करेंट इनटू टाइम, आपको पता है इलेक्ट्रिक करेंट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो क्यू का यूनिट बताएं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था? एम्पियर। और टाइम के लिए क्या हो गया? सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब। क्या बोलते हैं? कूलम्ब। तो चार्ज का यूनिट स्टूडेंट्स एम्पियर सेकेंड और कूलम्ब सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से। तो क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास तो है नहीं, m0 L0, टाइम है, सेकेंड है तो टाइम। और करंट के लिए हम लोग कई जगह आई भी लिखा रहता है, मैं ए ही लिखता हूँ, करंट का डायमेंशन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जो आज मैंने 10 सोचा था वो मैंने आज बता दिया। तो बस लेक्चर को मैं बंद करने वाला हूँ। लेक्चर आज का यहीं फिनिश होने वाला है। तो लेक्चर में आज हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। लेक्चर में आज हमने पढ़ा यूजेज ऑफ डायमेंशन का पहला पॉइंट था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यूजेज ऑफ डायमेंशन में 3 यूजेज अपने को पढ़ना है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सॉरी, पहला था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला सही है कि गलत है उसको आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो है आपका टू डिराइव अ न्यू फिजिकल फॉर्मूला, वो तीसरा था। आज मैंने पहला करा दिया है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी मैं चाहता हूँ करा दूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल है एक कराना चाहता हूँ मैं आपको। चलिए, एक यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया था, देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन है, आपको आप जानते हैं फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आपको इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। मैंने आपको बताया है सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। तो आपको बदलना है, बताना है 1 न्यूटन इजकल टू हाउ मेनी डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसा करते हैं, ये हो गया हमारा N1, ये हो गया U1, और यहाँ पे जो निकालना है N2 मान लेते हैं, और ये डाइन के लिए U2 लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, N1 U1 इजकल टू N2 U2। N1 के जगह पे 1 लिखेंगे, U1 के जगह पे न्यूटन। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 और U2 डाइन की जगह पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को आप कैंसिल कर देंगे तो बचा कितना, 1। अब देखिए यहाँ पे केजी है और इधर ग्राम है, अलग अलग हो गया, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम। फिर क्या है स्टूडेंट्स, मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो बचा क्या, N2 ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो N2 इजकल टू 1 2 3 4 5 10⁵ N2 का वैल्यू कितना हो गया, 5। इसका मतलब 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। यानी कि फोर्स के एक ऐसा यूनिट 10⁵ सीजीएस यूनिट के बराबर हो जाता है। स्टूडेंट समझ गए। आप चाहें एक और न्यूमेरिकल मैं चाहता हूँ जगह यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं करा दूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 जूल। आपको पता है वर्क या एनर्जी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। 1 जूल इजकल टू हाउ मेनी अर्ग। इसको मैं N1 मान लूँ, इसको U1 मान लूँ, इसको N2 मान लूँ, इसको U2 मान लूँ। N1 की जगह पे 1, जूल की जगह पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 U2 की जगह पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इसको कैंसिल कर दें तो 1। अब यहाँ पे केजी है और ये क्या, ग्राम है, तो चेंज कर लें, 1000 ग्राम। यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इजकल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ग्राम से तो ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1000, 1 इंटू 1000, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर, 2 बार है ना, तो 100 सेंटीमीटर। N2 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तो N2 इजकल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁵ यानी कि 1 जूल, यानी कि वर्क का एक ऐसा यूनिट 10⁵ सीजीएस यूनिट के बराबर हो जाएगा, यानी कि अर्ग के बराबर हो गया। 1 जूल इजकल टू 10⁵ अर्ग। इसी तरीके से और भी बहुत सारा आप कर सकते हैं। एक आध न्यूमेरिकल मैं लास्ट में कराने की कोशिश करता हूँ। 50 नंबर पेज ले लिया मैंने। अगर आपसे पूछा जाए कि 1, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि जी का जो एसआई यूनिट होता है, जी का क्या होता है, जी आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ाया था जी। इसका एक एसआई 1 SI इजकल टू हाउ मेनी सीजीएस। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक एसआई कितने सीजीएस के बराबर हो गया, क्या है समझ गए, 1 SI इजकल टू हाउ मेनी सीजीएस। तो जरा सा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट याद है आपको, बता सकते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं याद है तो जल्दी से आप कर सकते हैं, F इजकल टू जी M1 M2/r²। ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी केजी और केजी स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। इसको एक से कैंसिल हो जाएगा तो 1 kg यहाँ पे बचेगा, kg-1 मीटर और मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब S-2। ये हो गया जी का यूनिट। स्टूडेंट आपको बताया भी था, देख लेंगे और थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। तो जी का SI अगर लेंगे तो क्या होगा, 1 पर kg मीटर क्यूब S-2।
इजकल टू हाउ मेनी CGS। CGS में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ये है, इसको मैं करता हूँ ख़त्म, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2। ये मेरा रहा N1, ये हो रहा U1, ये N2 का वैल्यू निकालना, और ये U2, इसको कैंसिल करें। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू के पर के जी है तो, और मीटर क्यूब है, 1 इंटू मीटर क्यूब को छोड़ देता हूँ, पर के जी को नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे N2। अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम को नीचे ले आता हूँ। अब इसी का वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर के तौर पे लिखूंगा, तो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 3 बार लिखा, और नीचे में 1000 ग्राम इजकल टू N2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम नीचे में। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1 2 3 से ये कैंसिल हो गया, N2 इजकल टू 2 और 1, तो 1 2 3, 10⁻³ आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 पर केजी पर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू 10⁻³ पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब S-2, यानी कि 1 G इन SI इजकल टू 10⁻³ G इन CGS। ये 3 स्टूडेंट्स 3 न्यूमेरिकल था, इसी को मैंने इसी के साथ इस क्वेश्चन इस लेक्चर को ड्रॉप करता हूँ। आपसे कहना यह है कि अगर आपको ये लेक्चर सही लग रहा है तो मेरे कमेंट के तौर पे जरूर मेरे को बताएं, उत्साह थोड़ा सा बढ़ता रहता है, मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको ये सही लग रहा है, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को भी ये सही लगेगा, उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और इस तरीके से लेक्चर मैं पर डे दे रहा हूँ, पर डे आप देता जाऊँगा। थैंक यू।